हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटर नेक्सस। क्लास 10th का हाफ ईयरली का एक सैंपल पेपर हम कर रहे हैं। ये उसका फोर्थ पार्ट है, जो है सेक्शन सी। इसमें सारे क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम देखेंगे। पिछले 3 वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 25 कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 बताता है, अ रूम इज 4 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर एंड 23 सेंटीमीटर ब्रॉड। द फ्लोर्स नीड टू बी पेव्ड विथ मिनिमम नंबर, यहां ये ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन में बोला है कि एक रूम है, जैसे कि ये रूम है, और इस रूम की जो लेंथ है, लेंथ हमें दी है, वो लेंथ दी है, ये लेंथ है 4 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, एंड द width of this room is, this is width, then width is 3 meter 27 सेंटीमीटर। अब इस रूम को कुछ स्लैब से इसको पेव करना है, यानी इसमें स्लैब्स लगानी है। आप समझ सकते हैं, मान लो इसे टाइल्स लगानी हो तो कुछ टाइल्स इसमें लगेगी इस तरीके से, जैसे ये लगी हुई है, यहाँ पे टाइल्स हमने शो करी है। तो ये टाइल्स स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब इन, ये टाइलें कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर स्लैब में। अब अगर टाइल स्क्वायर स्लैब में है, मतलब ये टाइल का जो लेंथ होगी वही इसकी विड्थ भी होगी। ओके, नाउ हमें पता करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्लैब रिक्वायर फॉर दिस पर्पस। कम से कम कितनी स्लैब इसमें लगनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहली बात जो हमें पता है वो है लेंथ ऑफ रूम। रूम की लेंथ कितनी है, 4 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो ये हो जाएगा 427 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई। इसी तरीके से विड्थ ऑफ रूम, रूम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, दैट इज 3 मीटर 27 सेंटीमीटर। अगर इसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, सॉरी, ये है 4 मीटर 37 सेंटीमीटर, तो ये होगा 437 सेंटीमीटर। और विड्थ है 3 मीटर 27 सेंटीमीटर, दैट इज 323 सेंटीमीटर। यहाँ 23 है। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, नाउ ये तो हमारे पास आ गए रूम के डायमेंशन। अब हमें मान लिया हमने कि ये जो स्लैब लग रही है या टाइल्स जो लग रही है, इसकी जो भी लेंथ है वो उसकी विड्थ के बराबर है। अब हमें ऐसा नंबर पता करना है जो कि इसकी जो विड्थ है उसमें फिट बैठे, कोई भी टाइल को लास्ट में काटना ना पड़े। अब अगर हमें ऐसी स्लैब चाहिए तो इसका मतलब उस स्लैब की जो भी लेंथ होनी चाहिए वो इस 323 का फैक्टर होना चाहिए। इसी तरीके से लेंथ में भी इसको लगाएंगे और लास्ट में जाके कोई भी टाइल जो है काटनी नहीं पड़े। दैट मीन्स ये जो इसकी यहाँ पे विड्थ होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए कि लास्ट में जाकर के उसको काटना ना पड़े। दैट मीन्स इसकी जो विड्थ है वो 437 का फैक्टर भी होने चाहिए। दैट मीन्स हमें ऐसा फैक्टर पता करना है जो कि 323 का भी फैक्टर हो और 437 का भी फैक्टर हो।
अब हमें जब ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, दैट मीन्स हमें चाहिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है लीस्ट नंबर ऑफ स्लैब, कम से कम कितनी स्लैब चाहिए, मिनिमम नंबर, दैट मीन्स हमें चाहिए ऐसा फैक्ट, ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल होगी तो कम से कम टाइल्स में यहाँ पे काम हो जाएगा। अब जब बड़ी से बड़ी टाइल हम लेंगे तो तभी हम मिनिमम नंबर ऑफ स्लैब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है ये हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे इससे हमें समझ में आ गया है कि हमें पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। अब ये बेकार की चीजें सब हटा देते हैं। ओके, नाउ अब यदि हमें एचसीएफ पता करना है, किसका किसका एचसीएफ पता करना है हमें 437 और 323 का। अगर हम इनके फैक्टर्स पता करेंगे तो हमारे पास में 437 के फैक्टर आएंगे 19 इंटू 23, और इन द सेम वे हम 323 के फैक्टर पता करेंगे तो ये आएंगे 19 इंटू 17। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 437 एंड 223 क्या होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 19, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी लोएस्ट पावर, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, दैट मीन्स लोएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर जो भी है वो 1 ही है। दैट मीन्स इनका एचसीएफ आया 19। अब जब हमारे पास में इनका एचसीएफ 19 आ चुका है तो इसका मतलब जो टाइल यहाँ लगने वाली है, जो टाइल यहाँ लगने वाली है उसकी लेंथ भी 19 होगी, उसकी विड्थ भी 19 होगी। ओके, तो ये तो हमें टाइल के डायमेंशन मिल गए कि 19 सेंटीमीटर बाई 19 सेंटीमीटर की टाइल हमें या स्लैब हमें इस पर्पस के लिए लगाना है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी स्लैब्स रिक्वायर होगी। हमें एक स्लैब का एरिया पता लग चुका है और टोटल रूम का एरिया भी हमको पता है। जब हमें दोनों चीजें पता है तो इसमें कितने स्लैब्स लगने वाले हैं वो कैसे पता करेंगे, वो ऐसा पता करेंगे कि हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रूम। उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्लैब या टाइल, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्लैब कितने यूज होंगे। एरिया ऑफ रूम के लिए हमें एरिया के रूम के डायमेंशन पता है, इसकी लेंथ है 437 और विड्थ है 323, तो हम फटाफट से यहाँ पे रख देंगे 437 इंटू 323 होल डिवाइड बाई स्लैब का एरिया कितना है, स्लैब का डायमेंशन है 19 बाई 19, इसका मतलब 19 इंटू 19 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर यूज करते हैं। 437 इंटू 323 डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 19, तो हमारा आंसर आया है 391, यानी कि 391 स्लैब चाहिए। नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्लैब्स रिक्वायर्ड इज 391। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे
लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है। हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो आंसर होगा 391 slabs of 19 centimeter by 19 centimeters are for this purpose। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 इज 0 of cubic polynomial x cube minus 3x square minus 10x plus 24, find its remaining zeros, also find the coordinates of the point where it cut x axis। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इसके अलावा गिवन है 4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज px। हमें फैक्टर थ्योरम से पता है, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हमें पता है कि इफ 4 is 0 of a polynomial that is px, then x minus 4 is a factor of px। यानी कि अगर 4 एक 0 है तो x माइनस 4 जो है वो px का एक फैक्टर होगा ही होगा। ओके, अगर ये x माइनस 4 इस px का फैक्टर है तो ये इससे डिवाइड भी होगा। करके देखते हैं डिवाइड। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको अंदर लिखना है। पॉलिनोमियल जो हमारा है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, और जिससे डिवाइड करना है वो है x माइनस 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है, हम एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इस x और इस x के कोफिशिएंट और पावर को कंपेयर करना है। यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर 1 है, तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो कोफिशिएंट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। नाउ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया तो बचा 0, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इसको डाउन लाना है तो ये हो जाएगा माइनस 10x। नाउ वापिस से हमें फिर से हमें इसकी पावर और इसकी पावर को और कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन पावर यहाँ है 2, यहाँ है 1, दैट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर x से।
जब x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचा 0। 10x में से 4x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब 24 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा प्लस 24। अब इसके पावर और कोफिशिएंट से फिर कंपेयर करेंगे तो पावर तो बराबर है, तो हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट के लिए हमें यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ आ जाएगा -6x, यहाँ आ जाएगा -24, सॉरी +24। पावर यहाँ पे इनके साइन चेंज होंगे, 6x से 6 का x गया 0, +24 -24 गया 0, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। और हमें मिल गया है हमारा पी एक्स का नया फॉर्म। फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x-4, एक फैक्टर हमने निकाल लिया, और उसके बाद जो हमारे पास बचा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसको हम मिड टर्म फैक्टर से फैक्टराइज कर लेंगे। x-4 एज इट इज है, यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x-4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे x को कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे, x-4 एज इट इज, x-2 एंड x प्लस 3। ये तीनों फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं हमारे px के। नाउ क्वेश्चन में फिर क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी पहला अभी हमारे पास बाकी है फाइंड द रिमेनिंग जीरोस। तो हमारे पास जब फैक्टर आए हैं x-4, तो एक जीरो तो हमारे पास आया है 4। दूसरा फैक्टर आया है x-2, तो सेकंड जीरो होगा हमारा 2। तीसरा फैक्टर है x प्लस 3, दैट मीन्स हमारा थर्ड जीरो होगा -3। तो ये 3 जीरो हमें मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस, यानी कि वो पॉइंट पता करने हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं। हमें एक बात पता है कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू वहां पर हमेशा होगी 0, क्योंकि होल एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है कांस्टेंट। दैट मीन्स हमारे वो पॉइंट कौन से होंगे, एक तो 4 0 पे कट करेगी, यहाँ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारी 4 है। दूसरा पॉइंट होगा 2 0, और थर्ड पॉइंट होगा हमारा -3 0। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सेव्स ₹32 ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, ₹36 इन सेकेंड मंथ एंड ₹40 इन थर्ड मंथ। यानी कि प्रेरणा कोई कन्या है, और प्रेरणा ने क्या किया है, अपने फर्स्ट मंथ में ₹32 सेव किए।
नेक्स्ट मंथ में उसने 36 रुपीज सेव किए और थर्ड मंथ में उसने 40 रुपीज सेव किए। इफ शी कंटिन्यू टू सेव इन दिस मैनर, यानी इसी तरीके से सेम पैटर्न से अगर वो पैसे सेव करती रही तो कितने महीने बाद जाकर उसके पास 2000 रुपए सेव हो जाएंगे। दैट मीन्स 32, फिर उसके अगले महीने 36, तो इन दोनों को जोड़ के उसने कितने रुपीज सेव कर लिए, 68। फिर उसने 40 रुपीज सेव किए तो 108 हो गए, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते उसके पास में 2000 कब सेव हो जाएंगे। दैट मीन्स सबसे पहली बात तो ये कि इसने बोला है कि शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, मतलब ये एक एपी बन गई है। तो हमें जो एपी मिली है वो ये है कि फर्स्ट मंथ के 32, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म 32 है। सेकेंड मंथ में 36 और सेव किए, दैट मीन्स सेकेंड टर्म 36 है। फोर्थ मंथ में, सॉरी थर्ड मंथ में उसने 40 सेव किए, तो हमारी थर्ड टर्म ये हो गई है। दैट मीन्स ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। और इस तरीके से कितने पैसे वो जोड़ती जाएगी कि उन सब का जो सम है वो 2000 हो जाए। अगर सम 2000 चाहिए तो हमें यहाँ समेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो, एपी देख के हमें समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म क्या है, 32। इनका कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लेते हैं। 36 और 32 का डिफरेंस क्या है, 4। इन द सेम वे 40 और 36 का कॉमन डिफरेंस भी 4 आ रहा है। तो हमें पता लग गया है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। नाउ अब हमें पता करना है कितने महीने में जाकर के उसके पास में 2000 रुपीज सेव हुए। दैट मीन्स कितने महीने, एन मंथ में, ये हमें अभी पता नहीं है। इस इक्वेशन में देखें उसने कितने पैसे सेव कर लिए, 2000, यानी कि सबको मिला करके, सबका सम करके उसके पास 2000 हो चुके हैं। तो Sn की वैल्यू हो गई हमारी 2000। Sn हमें पता लग गया है, N हमें फाइंड करना है, A पता है, D पता है, यहाँ N भी फाइंड करना है। केवल एक ही चीज है N जो हमें फाइंड करना है, बाकी की सब चीजें हमें ऑलरेडी पता है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे और इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो इक्वेशन में रखते हैं, Sn की जगह पे लिख दिया 2000 इज इक्वल टू, N हमें नहीं पता, ओके, 2a, a कितना है यहाँ हमें पता है 32, पुट कर दो 32 प्लस, अभी भी n नहीं पता, -1 d हमें पता है 4, पुट कर दिया। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे। टू थाउजेंड इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2 इंटू 32 प्लस 4n माइनस 4। दैट मीन्स क्या इन सब में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कन्वीनियंस के लिए 2 को निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। इस टर्म में से 2 कॉमन गया तो बचा 32, इसमें से 2 कॉमन गया तो बचा 2n, यहाँ से 2 कॉमन गया तो बचा 2। नाउ 2 से 2 कट, दैट मीन्स 2000 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ से एक बार और 2 कॉमन ले लेते हैं, एक बार और 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 32 से 2 गया तो इधर है 30, और 2 कॉमन निकाला तो हो जाएगा 15 प्लस n। दैट मीन्स अब इस 2 को इधर डिवाइड में ले आए, 2000 डिवाइड बाई 2
इज इक्वल टू n इंटू 15 प्लस n। इसको कट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। दैट मीन्स 1000 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 15n प्लस n स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। 15 को हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर n कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 40, इन दोनों में से 25 माइनस 25 को कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा n प्लस 40 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दोनों टर्म्स में से अगर n प्लस 40 को कॉमन लिया, इस टर्म में से बचा n और इसमें से बचा है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स n प्लस 40 इज इक्वल टू 0 या फिर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स n की वैल्यू या तो माइनस 40 होगी या फिर n की वैल्यू 25 होगी। अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ तो कभी माइनस हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स इसको हमें करना पड़ेगा रिजेक्ट। यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n is equal to minus 40 rejected। so n की वैल्यू होगी 25। दैट मीन्स कि प्रेरणा 25 मंथ में 2000 रुपीज जो है वो सेव कर पाएगी। तो हमारा आंसर आएगा 25 मंथ्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ टीवी मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। एक कोई टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसने अपने थर्ड ईयर में, क्वेश्चन में दिया है थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट बनाए हैं। मतलब थर्ड ईयर में कितने बनाए? 600 टीवी सेट। और दिया है सेवेंथ ईयर में जाकर के उसने 700 टीवी सेट बनाए। दैट मीन्स सेवेंथ ईयर में बनाए हैं उसने, 700 टीवी सेट। उसके बाद दिया है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यानी कि हर साल का जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली यानी एक जैसा, यानी कि एपी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। जब ये कंडीशन दी है दैट मीन्स हमारा जो गिवन पैटर्न है वो एक एपी है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या पता करना है? फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि पूरे 7 सालों का मिलाकर अभी तक कितने टीवी उसने बनाए हैं। नाउ
हमें नहीं पता उसने फर्स्ट ईयर में कितने टीवी बनाए। हम मान लेते हैं A1 टीवी उसने फर्स्ट ईयर में बनाए, A2 सेकेंड ईयर में बनाए, A3 थर्ड ईयर में बनाए, क्योंकि हमें एपी बनानी है। और एपी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उसका यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है, यूनिफॉर्म इंक्रीज है। A5, A6 एंड A7। अब इनमें से दो टर्म्स हमें पता है, A3 और A7, और ये सब एपी में है। जब हमें A3 पता है, A3 क्या होता है? A प्लस n मीन्स 3, 3 माइनस 1 D, दैट मीन्स A प्लस 2B। और ये कितना है? A3 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो है 600। ये एक इक्वेशन आ गई। नाउ A7 भी हमें पता है। A7 कितना है? A प्लस 7 माइनस 1 D, दैट मीन्स A प्लस 6D। और A7 कितना है? यहां से हमें पता है A7 है 700, 700 यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। हमें देखने से पता लग रहा है कि ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और इसको आराम से एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर लो, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ए से ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ बचा है -4D इज इक्वल टू, यहाँ पे 600 माइनस 700 दैट इज -100। दैट मीन्स D की वैल्यू आएगी -100 अपॉन 4, दैट इज -D की वैल्यू। तो माइनस से माइनस कट गया, और ये होगा हमारा 25। यानी कि हर साल का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 25। यानी कि अभी हमें डी की वैल्यू पता लग गई है। अब इस डी की वैल्यू के बेस पे हम ए की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट कर लो। इक्वेशन 1 क्या है? A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 600। डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। A1 प्लस 2 इंटू 25 is equal to 600. That means A1 is equal to 600 minus 50. That means A1 यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिल चुकी है 550। अब हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पता लग चुका है, हमें हर साल की ग्रोथ या कॉमन डिफरेंस पता लग चुका है, लेकिन हमें पता करना है पूरे 7 सालों में मिलाकर उसने अभी तक कितने टीवी सेट बनाए। फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकंड ईयर का नहीं, पूरे 7 सालों का हमें टीवी प्रोडक्शन पता करना है। जब पूरे का पता करना है मतलब सम करना है, तो फॉर्मूला यूज आएगा सम ऑफ एन ईयर इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1b। यहाँ पे Sn अभी हमें नहीं पता है। n मतलब कितने सालों का, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7 ईयर का हमें पता करना है, तो n की जगह पुट करेंगे 7/2, 2 इंटू ए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 550, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 7 माइनस 1, और डी जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7/2 इंटू 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू 25। 2 कॉमन निकल रहा है तो पहले निकाल लेना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 550 प्लस
यहाँ बचा है 3, और 3 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 75। 2 से 2 हो गया कट, बचा 7 इंटू 550 प्लस 75, दैट इज 625। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है 7 इंटू 625, ये देगा 7375, सॉरी 4375, 4375। दैट मीन्स उसने 7 साल में मिलाकर 4375 टीवी सेट बनाए हैं। तो आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 7 years is 4375। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार क्विक रिव्यू इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार देखेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि टीवी मैन्युफैक्चरर ने 600 टीवी बनाए हैं 3rd ईयर में, 700 टीवी बनाए हैं 7th ईयर में, और अगर ये इंक्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो यूनिफॉर्म हो, दैट मीन्स एपी में हो, एक जैसा हो, तो उसने टोटल नंबर ऑफ टीवी कितने बनाए होंगे अभी तक 7 सालों में मिलाकर। अगर 3rd ईयर में 600 टीवी बनाए हैं तो 3rd टर्म हमारी 600 है। अगर उसने 700 सेट बनाए थे 7वें ईयर में, दैट मीन्स 7th टर्म हमारी 700 है। हमें पता था A3 जो है वो होता है A+2D, जो कि 600 दिया है क्वेश्चन में। A7 हमें दिया था 6+A+6D, और उसकी वैल्यू दी हुई थी 700। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल में सॉल्व करी एलिमिनेशन मेथड से। D की वैल्यू फाइंड हुई हमें 25। इसी D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके और हमने निकाल ली A की वैल्यू, जो कि उसने 1st ईयर में प्रोडक्शन किया है, वो निकला हमारा 550। A हमें पता लग गया, D हमें पता लग गया, N मतलब 7 साल में कितना प्रोडक्शन था, तो N की वैल्यू हमें पता लग गई। सिंपली इक्वेशन में तीनों की वैल्यू पुट करी तो हमें मिल गया सम ऑफ N ईयर्स, यानी N ईयर में कितने टीवी उसने प्रोड्यूस किए, वो था 4375। Now the next question is question 38, that if 1 to 4y, x6 and 35 are vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of x and y. That means कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है और उसके वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं। वर्टेक्स है 1 2, यानी कि इसको नाम दिया मान लो 1 2। देन नेक्स्ट इज 4y, 4y। The third vertex is x6 and the last one is 3 5। हम इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे।
दैट मीन्स एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल होगा ए सी, और मान लिया कि इसका मिड पॉइंट है ओ। अब सबसे पहले देखेंगे ये जो डायगोनल है ए सी, हमें पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, दैट मीन्स ए सी की जो लेंथ है ओ उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ओ उसका मिड पॉइंट है। अगर ओ मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ओ के जो हमारे डायमेंशन या ओ के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, अगर हम ए सी डायगोनल की बात करें तो होंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2। या फिर थोड़ा डिटेल में अगर समझें, हमने इसे मान ला कि यहाँ के जो डायमेंशन है वो है पी क्यू। ओके, दैट मीन्स अगर P जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो P की वैल्यू हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से पता है कि P की वैल्यू होगी x प्लस 1/2 और Q की वैल्यू होगी 6 प्लस 2/2, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है और इनका मिड पॉइंट निकालना है। हम मिड पॉइंट थ्योरम से या मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें पता है ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू x प्लस 1/2 एंड 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8/2 हमारा हो जाएगा 4। अब अगर हम दूसरे डायगोनल की बात करें, दैट इज DB, हमारा दूसरा डायगोनल है DB और O उसका भी मिड पॉइंट है। अगर O उसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूले से फिर देखें तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? P की वैल्यू होनी चाहिए 3, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ओके, तो इस डायगोनल के अकॉर्डिंग P की वैल्यू होगी 3 प्लस 4/2 और Q की वैल्यू होगी y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, यानी कि हमारे PQ होंगे 3 प्लस 4 इज 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/2 और ये एज इट इज रहेगा y प्लस 5/2। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी PQ की वैल्यू है, ये भी PQ की वैल्यू है, क्योंकि PQ किसके O के ही डायमेंशन है। अब अगर ये सेम पॉइंट के डायमेंशन है मतलब ये इक्वल होंगे, दैट मीन्स इसके जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो इसके x के कोऑर्डिनेट के बराबर होंगे और यहाँ जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो इस y के कोऑर्डिनेट के बराबर होंगे। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे इफ PQ आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट O, then from 1 and 2, इस इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2 से 2 हो गया कट, 1 को इधर ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 1 दैट इज 6। इन द सेम वे दोनों y को कंपेयर करो, दैट मीन्स
y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इस बाद में ये ट्रांसपोज होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो हमारा आंसर होगा, आंसर x इज 6 एंड y इज 3। एक बार और इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स हैं और चारों की वैल्यू या कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे। अब इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे और हमें यहाँ पे दो वेरिएबल में दिए हुए थे, y और x। हमें x और y की वैल्यू पता करनी थी। सबसे पहले हमने इस वाले डायगोनल को कंसीडर किया और हमें पता था कि O जो है इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो O दोनों का होगा मिड पॉइंट। अगर O मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ का P मिल जाएगा। फिर इन दोनों y को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन बनाई। उसके बाद में दूसरे डायगोनल को कंसीडर किया, दैट मीन्स db को, और o यहाँ पर भी मिड पॉइंट है तो हमने दूसरी इक्वेशन क्रिएट करी। अब क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो सेम ही होने चाहिए, तो इन दोनों को हमने इक्वल रखा। इन दोनों को, किन को, इसको इसको इसके इक्वल रखा और इस वाले को इसके इक्वल रखा। तो इजीली हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। हमारा x आया 6 और y आया है 3। इसके साथ ही हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, दैट मीन्स 31 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। बने रहिए एजुकेटेड।